यह कहानी दो ऐसी लड़कियों की है जिनके साथ कुछ लड़के बार बार जबरदस्ती करते हैं, लेकिन उन दोनों लड़कियों ने हार नहीं मानी और उन सभी लड़कों से एक एक करके बदला लिया। तो आइए कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कियों केटी और नैन्सी को देखते हैं। दोनों कृषि की छात्राएं होती हैं और अब पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क के एक फॉर्म में जाने वाली होती हैं। इस बात से दोनों बहुत ज्यादा खुश होती हैं। वे आपस में बात करती हैं कि इस बहाने वे न्यूयॉर्क भी घूम लेंगी और वहां खूब सारी खरीदारी भी करेंगी। अगली सुबह उन्हें लेने उनके अंकल जेसन आते हैं, जो एक FBI एजेंट होते हैं। जब वे दोनों जेसन के घर जाती हैं तो वहां उनकी मुलाकात जेसन की गर्लफ्रेंड से होती है, जो उन्हें देखकर काफी खुश होती है। नए शहर में आने के बाद केटी और नैन्सी अपने नाम भी बदलने का सोचती हैं। जहां केटी अपना नाम हीदर रखती है, वहीं नैन्सी अपना नाम रिपली रखती है। अगले दिन जेसन उन्हें बस स्टॉप पर छोड़ने आता है, क्योंकि केटी और नैन्सी को पढ़ाई के लिए एग्रीकल्चर फॉर्म जाना होता है। जेसन उनके साथ न्यूयॉर्क जाने वाली बस का इंतजार करता है। केटी जेसन से कहती है कि अब आप जा सकते हैं, हम फॉर्म पहुंचकर संदेश कर देंगे। इस पर जेसन उन्हें कोड वर्ड इस्तेमाल करने के लिए कहता है, ताकि उसे पता चल सके कि वे सुरक्षित हैं। केटी कहती है कि वह एप्पल शब्द इस्तेमाल करेगी, लेकिन जेसन कहता है कि हर बार अलग अक्षर से शुरू होने वाला शब्द इस्तेमाल करना, ताकि कोई तुम्हारा कोड वर्ड समझ न सके। केटी और नैन्सी एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने जाती हैं। उन लड़कों के नाम जेड और लुकास होते हैं। वे दोनों केटी और नैन्सी से बातचीत शुरू कर देते हैं। यहाँ केटी और नैन्सी उन्हें अपने नाम हीदर और रिपली बताती हैं। केटी उन्हें बताती है कि वे न्यूयॉर्क के एक एग्रीकल्चर फॉर्म में पढ़ाई के लिए जा रही हैं। इस पर जेड कहता है कि वे भी वहीं जा रहे हैं और अगर वे चाहें तो वह उन्हें फॉर्म तक छोड़ सकता है। पहले तो केटी मना कर देती है, लेकिन जब जेड और लुकास जाने लगते हैं तो नैन्सी केटी को मना लेती है और दोनों उनके साथ चल पड़ती हैं। लेकिन वे दोनों उन्हें फॉर्म ले जाने के बजाय अपने घर ले जाते हैं, जो बिल्कुल जंगल के पास होता है। यह देखकर केटी और नैन्सी घबरा जाती हैं और तुरंत फॉर्म ले जाने के लिए कहती हैं। तभी घर से जेड और लुकास की मां बाहर आती है और प्यार से उन्हें चाय पीने के लिए कहती है। वह कहती है कि चाय के बाद लड़के तुम्हें फॉर्म छोड़ देंगे। चाय पीते समय केटी के फोन पर उसके अंकल जेसन का संदेश आता है। केटी जवाब में कोड वर्ड एप्पल लिख देती है, जिससे जेसन को लगता है कि वे दोनों सुरक्षित रूप से फॉर्म पहुंच चुकी हैं। इधर लुकास की मां उन्हें कुछ खाने के लिए देती है। जैसे ही वे खाना खाती हैं, उन्हें चक्कर आने लगता है, क्योंकि उस खाने में नशीला पदार्थ मिलाया गया होता है। दोनों समझ जाती हैं कि कुछ गलत हो रहा है और वहां से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाकर बेहोश हो जाती हैं। इसके बाद जेड और लुकास उन्हें उठाकर वापस घर ले जाते हैं। अगले दिन जब उन्हें होश आता है तो वे खुद को जंगल में पाती हैं। उनके हाथ लोहे की जंजीरों से बंधे होते हैं। दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं और मदद के लिए चिल्लाने लगती हैं। तभी जेड आकर कहता है कि तुम जंगल की ऐसी जगह पर हो जहां दूर दूर तक कोई नहीं आता, इसलिए चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। थोड़ी देर बाद बोरिस नाम का एक आदमी आता है और केटी को उसका फोन दिखाकर पूछता है कि जेसन कौन है और एप्पल का क्या मतलब है। केटी बताती है कि यह एक कोड वर्ड है, जिसका मतलब होता है कि वे ठीक हैं। इसके बाद बोरिस जेसन को जवाब में लिखता है कि सब ठीक है और वह भी एप्पल शब्द का इस्तेमाल करता है। इसके बाद वे लोग केटी और नैन्सी को उनके सामने ही नहाने के लिए मजबूर करते हैं। तभी वहां एक शेरिफ आता है। केटी और नैन्सी उसे देखकर मदद मांगती हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह भी उन लोगों से मिला हुआ है। वह पुलिस अधिकारी एक गोली खाता है और केटी को चुनता है। बाद में हमें पता चलता है कि उसने केटी के साथ जबरदस्ती की थी। यहाँ केटी और नैन्सी बहुत ज्यादा डर जाती हैं। वे दोनों उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं, कृपया हमें यहाँ से जाने दीजिए, हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगी। लेकिन वे लोग उनकी एक भी बात नहीं सुनते। पुलिस वाला वायग्रा की गोली लेता है और अपने लिए केटी को चुनता है। इसके बाद हम उस पुलिस वाले को कंटेनर से बाहर निकलते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि केटी के साथ जबरदस्ती की गई। वहीं दूसरी ओर जेसन को दिखाया जाता है, जिसे केटी और नैन्सी की बहुत चिंता हो रही होती है, क्योंकि केटी ने संदेश में दोबारा एप्पल शब्द का इस्तेमाल किया होता है। उधर वे लोग केटी के कंटेनर में एक नशे में धुत व्यक्ति को भेजते हैं। वह व्यक्ति केटी के पेट पर जलती हुई सिगरेट लगाता है, जिससे केटी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद वह उसके साथ जबरदस्ती करता है। यहाँ पर ये लोग हैवानियत की सारी हदें पार कर देते हैं। वे लोग केटी और नैन्सी से जबरदस्ती धंधा करवाते हैं। उधर जेसन केटी और नैन्सी के बारे में पता लगाने के लिए न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फॉर्म पर कॉल करता है। वहां से उसे पता चलता है कि वे दोनों वहां एक बार भी नहीं आई हैं। तब जेसन समझ जाता है कि वे दोनों किसी बड़ी मुसीबत में हैं, इसलिए वह तुरंत उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उधर कैटी और नैन्सी के साथ और भी ज्यादा बुरा होता रहता है। अब जो अगला ग्राहक आने वाला होता है
उसके आने से पहले जेड और लुक्स दोनों कैटी और नैन्सी के मुंह पर कपड़ा बांध देते हैं और वह ग्राहक भी सुअर का मुखौटा पहने होता है। इसके बाद जेड और लुक्स उस ग्राहक का मुखौटा उतारकर उसका चेहरा दिखाते हैं। सुअर का मुखौटा पहने व्यक्ति को देखकर कैटी और नैन्सी और भी ज्यादा डर जाती हैं। बांडा नैन्सी को चुनता है और कंटेनर पर ले जाकर और भी ज्यादा जबरदस्ती करता है। उसके जाने के बाद जब केटी नैन्सी के पास जाती है तो वो देखती है कि नैन्सी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। उसी ओर जेसन पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां उसे वही पुलिस अधिकारी मिलता है जिसने कैटी के साथ जबरदस्ती की थी। जेसन कैटी और नैन्सी के अपहरण के बारे में बताते हुए कहता है कि वह भी एक FBI एजेंट है। अधिकारी जेसन से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वे दोनों अपहृत हो चुकी हैं। इस पर जेसन बताता है कि उसने अपनी भतीजी से एक कूट शब्द केवल एक बार उपयोग करने के लिए कहा था, लेकिन कैटी ने उसी कूट शब्द का दोबारा प्रयोग किया। उधर जंगल में बोरिस को उस पुलिस अधिकारी से पूरी जानकारी मिल चुकी होती है कि कैटी के चाचा एक FBI एजेंट हैं। कैटी ने हम लोगों को उस कूट शब्द के बारे में गलत जानकारी दी थी। बोरिस जेड को कैटी के कंटेनर से थोड़ी दूर ले जाकर उससे बात करता है। वह कहता है कि इन दोनों लड़कियों को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा, वरना हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। वह जेड से यह भी कहता है कि हमें शहर से आने वाली नई लड़कियों को भी पकड़ना होगा। इसके बाद बोरिस कैटी के कंटेनर में जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। दूसरी ओर जेसन एक रेस्तरां में जाकर पूछता है कि क्या वहां कैटी और नैन्सी नाम की दोनों लड़कियां आई थीं। जेसन वहां काम कर रहे व्यक्ति से कैटी और नैन्सी के बारे में पूछता है, जहां वह व्यक्ति बोरिस के बारे में जानकारी देता है। खैर अगले दिन तभी वहां जेड और बोरिस एक नशे में धुत व्यक्ति को साथ लाते हैं जिसने पहले कैटी के साथ जबरदस्ती की थी। वे उस नशेड़ी व्यक्ति से कहते हैं कि हम दोनों जल्दी ही वापस आएंगे, तब तक इन दोनों पर नजर रखना, कहीं वे यहाँ से भाग ना जाएं। उनके वहां से जाते ही कैटी उस नशेड़ी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है और उसे अपने साथ नजदीक आने के लिए उकसाती है। अपने आप ही कैटी उस नशेड़ी व्यक्ति के करीब जाती है और उसकी गर्दन पर जोर से काट लेती है। वहीं पर नशेड़ी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वे दोनों अपने हाथों की हथकड़ियां खोलकर वहां छिप जाती हैं। जब वह पुलिस अधिकारी वहां पहुंचता है तो वे दोनों कार लेकर चुपचाप वहां से निकल जाती हैं। इसके बाद वे दोनों एक मॉल में जाकर बहुत सारा अजीब सामान खरीदती हैं, जैसे हथौड़े, बहुत सारी कीलें, टेनिस बॉल और कई खतरनाक हथियार। इसके बाद वे मॉल के कैशियर के पास जाकर बोरिस के घर का पता पूछती हैं, जिस पर उन्हें बोरिस के घर का पता मिल जाता है और जेसन को भी मिल जाता है। यहाँ बोरिस अपने घर पर संगीत चलाकर आनंद ले रहा होता है। तभी कैटी और नैन्सी टेनिस बॉल में बहुत सारी कीलें लगाकर उसे उसके मुंह पर मारती हैं, जिससे वह बेहोश हो जाता है। जैसे ही उसे होश आता है वह अपने आप को मेज से बंधा हुआ पाता है। बोरिस अपने आप को छोड़ने के लिए बहुत सारे पैसों का लालच देता है, लेकिन कैटी और नैन्सी केवल अपना बदला लेना चाहती हैं। इधर उनके चाचा जेसन भी बोरिस के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। उसी समय घर के अंदर कैटी और नैन्सी बोरिस से उस मुखौटा पहने व्यक्ति का पता पूछती हैं, जिस पर बोरिस उन्हें उसका पता बता देता है। इसके बाद वे दोनों उसके पिछवाड़े में कीलों से भरा हुआ एक बेसबॉल बैट घुसा देती हैं। बोरिस की चीखने की आवाज सुनकर जेसन तुरंत घर के अंदर जाता है, जहां वह बोरिस को मृत अवस्था में देखता है। घर के पीछे से गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। तब तक कैटी और नैन्सी गाड़ी लेकर वहां से निकल चुकी होती हैं। जेसन तेजी से वापस पुलिस स्टेशन पहुंचता है और उस पुलिस अधिकारी से दोबारा कैटी और नैन्सी के बारे में पूछने लगता है। तभी जेसन कैटी को फोन करता है तो उसे पता चलता है कि कैटी का फोन उसी पुलिस अधिकारी के पास है। इससे पहले कि जेसन कुछ कर पाता, वह पुलिस अधिकारी उसके पीछे बंदूक तान कर खड़ा हो जाता है। दूसरी ओर कैटी और नैन्सी एक चर्च पहुंचती हैं। यहां हमें पता चलता है कि सुअर का मुखौटा पहने वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसी चर्च का फादर है। पास पहुंचते ही वह नैन्सी को तुरंत पहचान लेता है। तभी कैटी पीछे से बेसबॉल से वार करके उसे बेहोश कर देती है। वे दोनों उसे गाड़ी के पीछे बांधकर शहर ले जाती हैं। वहां एक दुकान से माचिस और पेट्रोल खरीदकर उस पर पेट्रोल छिड़कती है और उसे जिंदा ही जलाकर मार देती है। उधर जेसन को उस पुलिस अधिकारी ने बांध कर रखा होता है। कुछ देर बाद वह दो नई लड़कियों को अपहरण करके वहां ले आता है। जब वह उन लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने लगता है, तभी पीछे से चुपके से कैटी और नैन्सी आकर बेसबॉल से उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। जब उसे होश आता है तो वह अपने आप को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है और उन दोनों से माफी मांगने लगता है। तभी कैटी बंदूक में एक गोली डालकर उसे डराती है और वे दोनों बारी बारी से उस पर गोली चलाने लगती है, लेकिन वह हर बार बच जाता है। वह थोड़ा मुस्कुराता है, लेकिन अगले ही क्षण
कैटी अंतिम गोली चलाकर उसे मार देती है। इसके बाद कैटी और नैन्सी वहां मौजूद दोनों लड़कियों को पूरी तरह आजाद कर देती हैं और उन्हें जेसन को खोलने के लिए कहती हैं, फिर खुद वहां से चली जाती है। वे लड़कियां जेसन को खोलकर बताती हैं कि यह सब करने के लिए उन्हीं लड़कियों ने कहा था। यहाँ जेसन पूरी बात समझ जाता है कि वे लड़कियां कोई और नहीं बल्कि कैटी और नैन्सी ही हैं। उधर हम जेड और लुकस की मां को देखते हैं जो शराब पी रही होती है। तभी उसे अजीब सा नशा होने लगता है और वह वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह देखती है कि कैटी और नैन्सी ने उसे तहखाने में कुर्सी से बांध रखा है। उन्होंने जेड को भी ठीक सामने बांध रखा होता है। यहाँ कैटी और नैन्सी जेड को उसकी मां की आंखों के सामने ही बेसबॉल से मारकर नीचे गिरा देती हैं और फिर दोनों उसे बेसबॉल बैट से मार मारकर जान से मार देती हैं। उसकी मां जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद वे उसकी मां को लुकस के पास ले जाती हैं, जहां लुकस के हाथ में बेसबॉल बैट देकर उसे अपनी ही मां को मारने की धमकी देती है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। लेकिन लुकस ऐसा नहीं कर पाता, जिस पर नैन्सी उसे गोली मारकर हत्या कर देती है। इसके बाद वे उसी बंदूक को साफ करके लुकस के हाथ में थमा देती हैं ताकि पुलिस को लगे कि लुकस ने खुद को गोली मार ली। इसके बाद उनकी मां कैटी और नैन्सी से कहती है कि अगर वे उसे नहीं मारेंगी तो वह उन्हें बहुत सारा पैसा दे सकती है। यह सुनकर कैटी और नैन्सी जोर जोर से हंसने लगती हैं। फिर कैटी एक काटने वाली मशीन से उसका सिर उसके शरीर से अलग कर देती है। कुछ दिनों बाद जेसन कैटी और नैन्सी के घर जाता है, जहां हम देखते हैं कि कैटी और नैन्सी दोबारा अपने चाचा जेसन के साथ न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म जा रही होती हैं और यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है। वे न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म पहुंच जाती हैं। दोस्तों, हमारे मूवी शॉक चैनल को सब्सक्राइब करना ना